हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम इनसाइट्स के फुल लेंथ टेस्ट कर रहे थे, तो हमने ऑलरेडी 5 टेस्ट कवर कर लिए हैं। तो गाइस ये 6 टेस्ट है और लास्ट टेस्ट है इनसाइट का। तो गाइस जो ये 6 टेस्ट है ना, इसमें मैक्सिमम क्या है, जो हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कर चुके हैं वही रिपीटिशन पे हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, इसमें न्यू है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सारे टेस्ट अच्छे से किए होंगे तो आपको ये टेस्ट बहुत इजी लगने वाला है और आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेनरी विवेन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये बात बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे वाज फाउंड बाय द एम.जी. रनाडे। देखो, इनके द्वारा फाउंड आउट नहीं किया गया था। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज को ओपन किया था, विच वॉज ओपन ओनली टू इंडियन ऑफ लोअर कास्ट। देखो, ओनली लोअर कास्ट के लिए ओपन नहीं था, वो सभी के लिए ओपन था। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो गाइस ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। विद रेफरेंस टू द चंपारण सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, ये 3 खाते सिस्टम के अगेंस्ट होता है। वेस्ट बंगाल में हुआ था। देखो गाइस, ये बिहार में हुआ था। गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ प्रोब कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। जो गांधी जी की लीडरशिप के अंडर नहीं थे, गांधी जी उसके मेंबर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने भी इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद बी द इफेक्टेड। अगर कोरोलिस फोर्स नहीं होगा तो क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या होगा इफेक्ट। देखो, ऑफ कोर्स साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बनेंगे ही नहीं। देखो, कोरोलिस फोर्स साइक्लोन बनने के लिए जो एक बेसिक कंडीशन है ना, कोरोलिस फोर्स चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेटरी विल बी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द लैटिट्यूड। ये बिल्कुल सही है। लोकल विंड्स का क्या फॉर्मेशन होगा, तो भाई ये गलत है, फॉर्म होंगी वो कोरोलिस फोर्स के बिना भी। ठीक है, तो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस द वर्ड गवर्नमेंट समिट रिसेंटली न्यूज़ में था, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूएनडीपी। नहीं गाइस, ये यूएनडीपी का इनिशिएटिव नहीं है। समिट एक्ट्स एज द नॉलेज एक्सचेंज हब बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द प्राइवेट सेक्टर लीडर्स। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जो समिट है इसमें मेनली क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों के बीच में क्या होता है, निगोशिएशन होती हैं। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी हम देखो देख भी सकते हैं, एक सेकंड सॉरी, इसमें हम पढ़ भी सकते हैं कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये एनुअल इवेंट होता है। कहाँ पे होता है, दुबई में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ये पता चल गया कि यूएनडीपी के द्वारा नहीं किया जाता है, ये दुबई में एक इवेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मिशन इनोवेशन। तो गाइस मिशन इनोवेशन में मेनली यही है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनर्जी में अपनी जो इनोवेशन है उसे एक्सेलरेट करना है। तो इसका जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भाई हमारा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रिलीजन इज कम्प्लीटली डिसअलाउड अंडर दिस राइट। नहीं, देखो आप क्या फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं करा सकते, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कर सकते हो तो क्या है, आपको अलाउड है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक sacrificing animals or human beings for offering to the goods and goddesses or to some supernatural forces are not permissible under this right। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। आप सेक्रीफाइस नहीं दे सकते किसी एनिमल का आप इस राइट के लिए। द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, देखो ये फॉरनर्स के पास भी ये राइट है। ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। ठीक है, स्वारजीय वॉज द एरिया ऑफ द महाराष्ट्र वेयर शिवाजी फाउंड दिस किंगडम। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथ जो टेक्स्ट था वो मराठास के द्वारा रियलाइज करता था फ्रॉम देयर फ्यूडल लॉर्ड। देखो, फ्यूडल लॉर्ड से नहीं लेते थे। ठीक है, जो नो डाउट चौथ क्या होता था, वो 25% टैक्स लगता था, लेकिन फ्यूडल लॉर्ड से नहीं लेते थे। सर देशमुखी वॉज द टैक्स रियलाइज बाय द मराठा किंग फ्रॉम द एरियाज आउटसाइड द डोमेन। आउटसाइड द डोमेन ने भी वहीं से लेते थे, इनसाइड द डोमेन। ठीक है, तो इसमें जो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट किया वो फर्स्ट है। तो आप इसमें जैसे पढ़ भी सकते हो कि जो चौथ है वो किससे लेता था, मराठास के was 1/4 of the land revenue paid to the Marathas in order to avoid the Maratha raids. Consider the following statement about the CAG, that is the Comptroller and the Auditor General. CAG को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। गाइस ये बात बिल्कुल सही, आपको पता भी होगा जो CAG का जो टर्म है वो 6 ईयर्स का है। CAG कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक द मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हो उसी सेम मैनर में आप CAG को रिमूव कर सकते हो। CAG इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए कहीं भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सॉरी, तो ये बात सही है। तीनों की तरह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the judiciary in India, consider the following statement. Parliament can confer the power on the Supreme Court to issue writs for issues other than the fundamental। ये बात बिल्कुल सही है। वो जो अपीलेट और रिट जो रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो ओरिजिनल इन नेचर एंड एक्सक्लूसिव है। देखो गाइस, जो रिट जो रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और एक हाई कोर्ट की, वो ओरिजिनल जरूर है नेचर में, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है। और ये जो अपीलेट जो रिस्ट्रिक्शन की बात वो क्या है, वो कभी भी ओरिजिनल नेचर में नहीं होती। ठीक है,
तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। देखो अपील का मतलब ये होता है कि जब वो सपोज करो आपका मामला क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नहीं होती, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन। देखो आपने बताना कौन से क्लाइमेट रीजन में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज ऑल ईयर अराउंड, रीजन ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी, वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, आइडल फॉर मैक्सिमम कंफर्ट एंड मेंटल हेल्थनेस। तो अगर आप बताओ कौन सा क्लाइमेट उसके लिए बेस्ट है। ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट मार्केट वेस्टर्न मार्जिन, कूल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रीजन या कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन रीजन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन रीजन, ठीक है। अब आपने बताना है भी वेदास कौन से वेदस में क्या क्या डिस्क्राइब किया है। तो गाइस ये तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो ऋग वेद होता है वो मेनली क्या करता है कि ये अर्लीस्ट नोन वर्क है आर्यंस का, ठीक है गाइस। जो अथर्व वेद है वो मेनली क्या है राइट्स एंड रिचुअल्स आपको बताता है। सामवेद, ठीक है, तो आपको पता है हमारे म्यूजिक ऐसे मेनली ट्यून्स फॉर द रिसाइटेशन ऑफ हाइमन। बाकी जो यजुर्वेद है वो आपको बताता है डायरेक्शन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द याजना, ठीक है। तो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, आई मीन बी, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स विल बी अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ को अकाउंट करते हैं। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करो जो सेल्फ कंजप्शन में यूज़ हो तो ऑफकोर्स, ठीक है। रीसेल, देखो रीसेल को हम नहीं काउंट करते, ठीक है, तो ये आप ये याद रखना। ब्रोकर की कमीशन को भी हम काउंट करते हैं और प्रोविडेंट फंड में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे भी हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। अब क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तापी पाइपलाइन। तो गाइस हमने पढ़ा भी है द पाइपलाइन पासेस थ्रू ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो गाइस ये जो मेनली तापी पाइपलाइन है वो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में जाएगी और कहाँ से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान से होते हुए। तो ताजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय एडीपी, तो ये बात बिल्कुल सही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। द प्रपोज पाइपलाइन विल बी द लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन। नहीं, देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो रशिया और चाइना के बीच में एक पाइपलाइन है वो लॉन्गेस्ट है, ना कि ये लॉन्गेस्ट है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द ब्लैक कार्बन, ये नहीं उसमें था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज प्रोड्यूस विद द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये जो ब्लैक कार्बन है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओनली इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई है। इट इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो गाइस ये अगेन पुराना क्वेश्चन है। पल्लवास ने शोर टेम्पल एंड महाबलीपुरम में बिल्ड किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। कैलाशनाथ टेम्पल एंड द वैकुंठ पेरुमाल टेम्पल लोकेटेड एट द कांचीपुरम वाज बिल्ड बाय द चोला रूलर। तो कैसे हमने पहले ही पढ़ा था जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो सीधा पल्लवा रूलर्स के द्वारा ही बनाया गया है। पल्लवा टेम्पल आर एन एग्जाम्पल ऑफ विसारा स्टाइल, नहीं भी द्राविडियन स्टाइल का एग्जाम्पल है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या किस टाइप से अपना नॉर्थ टू साइड में क्या मेडिटेशन लगाया, वेजिटेशन को लगाना है। तो कैसे अगर आप नॉर्थ में जाओगे सबसे पहले वहाँ मेडिटेरियन वेजिटेशन है, उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे थोड़ा फिर डेजर्ट वेजिटेशन आएगी, फिर उसके बाद सवाना ग्रासलैंड आएंगे और एंड में क्या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। Consider the following statement with respect to the National Board for Wildlife. It is a statutory organization constituted under the Wildlife Protection Act 1972. तो guys हमने पढ़ा भी था। It is mandate to approve projects in and around national parks and the wildlife sanctuaries. The boundaries of the national parks can be altered only with the approval of the National बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपने नेशनल पार्क से जो बाउंड्रीज को अल्टर करना है तो पहले आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये बात सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑक्शन इट सिक्योरिटीज थ्रू द आरबीआई। तो ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट जब अपनी सिक्योरिटीज को ऑक्शन करती है तो वो आरबीआई के थ्रू करती है। द ट्रेजरी बिल्स, देखो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपसे पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया, स्पेशली जब मैं इकोनॉमी के सेक्शनल टेस्ट करवा रही थी, कि ट्रेजरी बिल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ क्या है जो 1 ईयर से बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उन्हें ही इशू कर सकती है, लेस देन 1 ईयर वाले नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। With reference to the special power of the Rajya Sabha, consider the following. A resolution seeking the removal of the vice president can originate only in the Rajya Sabha. ये बात बिल्कुल सही है, हमने कल ही डिस्कस किया क्वेश्चन। A resolution seeking legislation on any subject of the state list can only originate in the Rajya Sabha if it think that such is necessary on the expedient on the national। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं। अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेट्स में क्या मैंग्रोव्स को नेचुरली फाइंड आउट किया। तो भाई वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, अंडमान निकोबार हर जगह के मैंग्रोव्स को पाया जाता है, ठीक है। तो हमने सेम क्वेश्चन भाई किए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, रिपीट होएंगे क्वेश्चंस।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कौन सी ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में काउंट करोगे? तो गाइस सेम क्वेश्चन हमने किया था, सेम ऑप्शन है इसमें। करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। देखो जो रेमिटेंसेस आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में जाते हैं। बाकी जो फॉरेनर्स जो शेयर्स में हमारे इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रॉफिट्स हो रहा है इंडियन कंपनी के द्वारा ऑपरेशन अब्रॉड में ऑपरेशन करके, तो गाइस वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो ओनली जो सेकंड आंसर है इसका वो करेक्ट है। अब आपने बताना है डेथ कौन से इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया। तो गाइस हमने बिल्कुल बात किया, सबसे पहले लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उसी के बाद क्या है असैसिनेशन हुआ था सॉन्डर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या अरेस्ट हुआ था 31 लेबर लीडर्स का, और फिर हुआ था बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर है 1 2 4 3। जो बैटल ऑफ कोरेगांव है वो किस किस के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ कोरेगांव किस किस में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच में हुई थी मराठा कॉन्फेडरेसी का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड होता है गूगल टैक्स ऑन इक्वलाइजेशन लाइन। तो गाइस इक्वलाइजेशन लाइन आपको पता है डायरेक्ट टैक्स है, ये मेनली जो ई कॉमर्स साइट्स पे है उन पे लगती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स पे लगती है, जिनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो टैक्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नॉन रेजिडेंट यूनिट्स इन द कंट्री, ठीक है। तो ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड। देखो सिंपल मेजोरिटी से हम कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, प्रोविजन आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन को हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम अगर हमने कोई न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करनी है या उसकी एरियाज और बाउंड्रीज को अल्टर करना हो तो हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। बाकी का शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को भी हम सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज और यूपीएससी के चेयरमैन को इम्पोचमेंट के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो ओनली तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है वो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, और आपको बताना है कौन से स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। देखो जो डॉल्फिन है ना वो मैक्सिमम एंडेंजर्ड में, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, ये भी है, पिग्मी हॉक भी है, ठीक है। तो 2 3 4 क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता होगा 1 नहीं है तो आप इसको हटा दोगे तो ऑलरेडी अपना डी पे आ जाओगे। विद रेफरेंस टू द मॉन्टेगी कैंपसमेंट रिवॉल्व, तो भाई ये 1919 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट। देखो प्रोविजनल लेजिस्लेचर काउंसिल्स को एनलार्ज किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। देखो डायरकी को कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? प्रोविंसेस में किया था, सेंटर में नहीं किया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया। द लेजिस्लेटिव वर गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, ठीक है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टैक्स को देखो काम इसका क्या है, देखो इसका काम यही है कि हम क्या कर सकें, जो कम्बाट कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग को, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, इट इज़ टू कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जो आर्टिकल 29 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट टू कंजर्व देती है डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस एंड कल्चर, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो हर एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, ना ही सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। अब आपने बताया ना कौन सी हिल्स है जो वेस्टर्न घाट्स की हैं। देखो नीलगिरी भी है, अनामालाई भी है, कार्डमोम में। तो मिकिर हिल्स है वो वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा नहीं है। तो ओनली तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, देखो इसमें वही है, आपने क्या करना है, जो कमेटी था उनको बताना है कि वो किस पर्पस के लिए सेटअप की गई थी। जो अगर हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो बटलर कमेटी है वो इसलिए डिस्कस की थी ताकि इंडियन स्टेट और पैरामाउंट पावर के बीच में रिलेशन को कराया जाए। हार्टो कमेटी किस लिए की थी? ताकि एजुकेशन सेक्टर के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए हंटर कमेटी हुई थी, ठीक है। और जो मूडीमैन कमीशन कमेटी है वो किसके लिए हुई थी? 1919 के में जो डायरकी का वर्क था उसको डिस्कस करने के लिए हुई थी। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जो टेम्परेचर, देखो ट्रोपोपोज की बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज होती है। टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज लोएस्ट ओवर द पोज एंड इज द रिलेटिवली हाई ओवर द इक्वेटर। नहीं, ये गलत है। द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। नहीं, देखो गाइस सबको पता है ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, एल्टीट्यूड के साथ के टेम्परेचर घटता है ना कि बढ़ता है, ठीक है। वो मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या इसमें इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिसेंटली लॉन्च प्रत्युष। देखो प्रत्युष जो अभी लॉन्च हुआ था ये एक सुपरफास्ट कंप्यूटर है फॉर हाई रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डायलॉग फोरम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं भाई, ये प्लेटफॉर्म है फॉर बोथ ऑयल एंड गैस सप्लायर एज वेल एज द कंज्यूमर कंट्री। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम वो है क्या। देखो ये एक इंटर गवर्नमेंटल अरेंजमेंट है जो 1991 में सेटअप हुआ है। ये कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंडर नहीं है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फर के बारे में क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हमने स्टेट सेम क्वेश्चन किया। इन्हें फ्रंटियर गांधी बोलते थे और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड नहीं किया था NWFP में। इन्होंने क्या किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था। हियर ऑर्गेनाइज वॉलंटियर ब्रिगेड ऑफ द खुदाई खिदमतकार। ये बात बिल्कुल से उन्होंने खुदाई खिदमतकार को किया था, लेकिन उन्होंने वायलेंट अटैक नहीं किया था, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको बताना है कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग में जो रोल है अपना निभाते हैं। तो वाटर, सोलर एनर्जी, एनिमल, प्लांट, सभी के सभी क्या है? फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट।
विच अमंग द फॉलोइंग आर कैन बी डिक्लेयर, अगर किस चीज़ को आप डिक्लेयर वॉइड कर सकते हो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आपके वायलेट कर रहे हो। देखो अगर पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया तो आप वो वॉइड हो जाएगा अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या करेगा, क्रैश करेगा। अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई ऑर्डिनेंस करा तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स नोटिफाई करते जो आपकी फंडामेंटल रूल्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं होगा। बाकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है कि हमारी इंडिया में कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाए, डेफिसिट हो जाए, फिजिकल डेफिसिट हो जाए, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए क्या बेस्ट मेथड्स क्या है, उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या, एक्सटर्नल एड, उसके बाद सेकंड बेस्ट है एक्सटर्नल बोरिंग है, फिर उसके बाद इंटरनल बोरिंग है, और सबसे लास्ट मेथड क्या है, प्रिंटिंग करेंसी। क्योंकि अगर आप करेंसी प्रिंट करते हो तो उससे क्या है, इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो गिर सकती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग करेंसी इसलिए बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो हमें लगता है, लोगों को लगता है कि यार प्रिंट करवा लो, यार प्रिंट करवा लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 2413 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आपको पता ही है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास हक है, उनके पास राइट है कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि हर जैसे यूपी ने अपना बना रखा है, महाराष्ट्र ने अपना बना रखा है। प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट मिलती है वो अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन नहीं, भाई फॉरेन सिटीजन को भी इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। इंडिया तो ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव द प्रिवेंटिव डिटेंशन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ओनली कंट्री है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हजीम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट मिलिटेंट मूवमेंट नोन एज आधार मूवमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। ये सेम हमने पढ़ा था, सैयद अहमद खान ने क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था आईएनसी की फॉर्मेशन को, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अपोज नहीं किया था, उन्होंने बल्कि सपोर्ट किया था बंगाल की पार्टीशन को, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबली, देखो हाई इन्फ्लेशन का क्या इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो जिन लोगों को फिक्स इनकम है उनको बहुत ज़्यादा क्या होगी, वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। एक्सपोर्ट्स, देखो एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है, उस चीज़ की कीमत क्या है, इंडिया में बढ़ गई है, तो एक्सपोर्ट वाले क्या पहुँचेंगे, वो इंडिया में बेचेंगे, क्योंकि उनको जब अपने माल की कीमत अच्छी इंडिया में ही मिल रही है तो वो एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, तो ये गलत हो गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या डिक्रीज होएगा, बाकी बोरर्स चीज़ पर बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ केस में करेक्ट है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी, देखो पीएम हम कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑफ एनी पंचायत इन इंडिया। देखो मैं आपको बता दूं, देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25, जबकि ग्राम सभा में जो मिनिमम एज होती है वो 21 होती है। अभी आप तो 21 वालों को नहीं चूज़ कर सकते ना, तो ये गलत हो जाएगा। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो, लेकिन भाई वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ये आपको पता ही होगा। अ सिविल सर्वेंट होल्डिंग ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सिविल सर्वेंट को पहले क्या करना है कि रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, आपको बताने कौन सी रिवर जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो धनसिरी भी है, कामेंगडे, मानस भी है, मूसी नहीं है, ठीक है। आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन जिनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गिवन है, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, जबकि वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, अटॉर्नी जनरल के पास है, यूनियन मिनिस्टर्स के पास भी है। तो सेकंड एंड थर्ड केस का करेक्ट आंसर है। आपने बताना फोक थिएटर कौन कौन से स्टेट में है, देखो जो स्वांग है वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, हरियाणा का है, भाविक गुजरात का है, देखो मार्च वेस्ट बंगाल का नहीं है, मे बी आप मार्च मच्छी समझ के वेस्ट बंगाल कर दो। थिरुवनंतपुरम तमिलनाडु का है, तो ओनली जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड एंड फोर्थ है, ठीक है। जो मार्च है वो किसका है, मध्य प्रदेश का है। तो MM से आप याद रख सकते हो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। फोक, देखो सेम क्वेश्चन क्या था, देखो फोक इज अ क्लाउड दैट रीचेस ग्राउंड लेवल इवन इफ दैट ग्राउंड इज अ हिल और माउंटेन टॉप, ये बात बिल्कुल सही है। मिस मेनली के माउंटेन्स पे फ्रीक्वेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। मिस डांसर है नहीं, फोक डांसर होती है, ठीक है। तो ओनली जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो फर्स्ट एंड सेकंड है। विद रेफरेंस टू द, आपको पता है बुद्धिस्ट के जो त्रिपिटक है उनके बारे में बताओ। विनय पिटक में मेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी संघ को ज्वाइन करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखो सूद पिटक क्या है, फिलोसफी के साथ मैटर नहीं करता, फिलोसफी के साथ जो अभिधम्मा पिटक करता है, ठीक है। जो सूद पिटक है वो मेनली बुद्धा की टीचिंग के साथ डील करता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है, तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसमें 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलीज इज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो भाई ILO ही करता है इसको, ठीक है। आउटलुक रिपोर्ट को कौन करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केम्स अंडर द फिस्कल स्टिमुलस, देखो फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, सपोज करो फिस्कल डेफिसिट है, तो आई मीन
इंडिया में क्या है, इनकेस क्या इकोनॉमी बहुत गिर रही है, जैसे आजकल क्या कर रही है कोरोना के चलते हुए, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट के करीब फिस्कल स्टिमुलस के लिए क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेके आएगी, ठीक है। आरबीआई जो मेजर लेगी वो मॉनेटरी स्टिमुलस में आता है, ठीक है। तो आपको आप डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दो, डेफिसिट को फाइनेंस कर दो, इंक्रीज सब्सिडीज कर दो, भाई चारों के चारों क्या है, ये फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट है। Which of the following statement are true about the Gulf of Mannar Biosphere Reserve? ये पहला मैराउन बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड का, तो भाई आपको पता था ना वर्ल्ड का ही फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में लिस्ट किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। ये रिच है इन बोथ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ, तो ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने बताना कौन सा ट्रैवलर नेम को क्या भी, ये हमने सेम क्वेश्चन किया था, एल्बेरिनो ने क्या दिल्ली सुल्तानत का डिस्क्रिप्शन दिया था, बाकी दूरात बर्सफर ये बात बिल्कुल से ट्रेड और सोसाइटी क्या है साउथ इंडिया में उसको डिटेल्ड अकाउंट दिया हुआ है। जीन बप्से तरवल ने क्या किया था, इंडिया को ईरान और ओटोमन के एम्पायर के ट्रेडिंग कंडीशन से कंपेयर किया था, तो सेकेंड एंड थर्ड केस में करेक्ट है। सोशल जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, प्रियम्बल में भी किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में भी किया हुआ है, डीपीएसपी में भी किया है, तो भाई हर जगह क्या सोशल जस्टिस की बात की गई है। ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिजिस्यूटिकल, तो जिस तरह फार्मास्यूटिकल्स होता है उसी तरह डिजिस्यूटिकल्स है, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज है जिससे आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the Global Alliance of National Human Rights Institution, it is an intergovernmental body under UNHRC। देखो गाइस ये UNHRC के अंडर नहीं है, ये इसी के साथ की बॉडी है। It undertakes the accreditation of the National Human Rights Institution based on Paris Principle, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। Which of the following statement is not correct? Not correct पूछा, the president has the power to instruct the governor of state to promulgate an ordinance। ये बात बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट क्या है गवर्नर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है। प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल काउंसिल्स इवन द स्टेट इज नॉट हैविंग शेड्यूल्ड, ये बात भी सही है। प्रेसिडेंट हैज द फाइनल लेजिस्लेटिव पावर टू मेक रेजुलेशंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर, नहीं भाई प्रेसिडेंट के पास फाइनल लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। आर्टिकल 365 पेव द वे फॉर द प्रेसिडेंट टू एज्यूम टू हिमसेल्फ एनी ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स ऑफ द स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। टेक्निक्स, तो आपको बताने कौन सी जो टेक्निक्स है उसको बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स में ऐड है। देखो फाइटो रेमिडिएशन भी है, बायोलिचिंग भी है, बायो ऑगमेंटेशन भी है, लैंड फार्मिंग भी है, रिजो फिल्ट्रेशन भी है, तो ऑल द 5 टेक्निक्स आर कवर्ड अंडर द बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स। विद रेफरेंस टू द गिल्ड सिस्टम, देखो गिल्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे मतलब कि ट्रेडर्स का क्या होता था, एक जुट्ठा होता था। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, श्रेणी वाज एन एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, हंटर्स, फिशरमैन, ट्रेडर्स एंड द आर्टिसन, तो नहीं भाई। Every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administration authority on them, no, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द गिल्ड्स, ये बात बिल्कुल सही है, जो गिल्ड्स को जो रेगुलेट करते थे उनके पास लॉ की फोर्स होता था एंड वाज अपहेल्ड बाय द किंग एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो बजट कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विस, वो इकोनॉमिक अफेयर वो रिस्पॉन्सिबल है, ये बात बिल्कुल सही है। जो DPIIT है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बोथ FDI एंड द IPR पॉलिसी, ये बात भी सही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वो फॉर्मुलेट करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं, देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड है वो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कौन कौन से मिनरल है, देखो मैग्नीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, यूरेनियम नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सेम क्वेश्चन है। मीराबाई देखो वुमेन पोएट थी, वो सगुना भक्ति की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। शंकर देव ने बिल्कुल सही है, असम में वैष्णविज्म को फ्लो किया था, और चैतन्य ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों में किया था, और ये इन्होंने कीर्तन भी इंट्रोड्यूस किया था, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। भाई ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, कल्पाकम कहाँ है, भाई कल्पाकम ये तमिलनाडु में है, तारापुर भाई महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में, नरोड़ा यूपी में है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी। अब आपने बताना इन रिस्पेक्ट, अब अगर कोई पेटिशन, कौन कौन सा पेटिशन को फाइल कर सकते हो बिफोर सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप कर सकते हो, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के लिए नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हो, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आपके कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट आते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के आगे के पेटिशन फाइल कर सकते हो, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ केस का करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन इंडिया द सेम पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है, सेम पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गाइस एक सेकेंड, इसमें पूछा है करेक्ट कौन सी है, देखो सेम पर्सन को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। हम गवर्नर को सिर्फ एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 स्टेट से, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इनकरेक्ट है।
इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। देखो जो गाइस हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही क्या करता है, अपॉइंट करता है, ना कि गवर्नर, तो ये भी इनकरेक्ट होगी। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर, तो ये बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रोसीजर में मेंशन नहीं कर रखा कि गवर्नर को आप अपनी उसकी पोस्ट से कैसे रिमूव करोगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, तो सीएम को अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो गाइस ये गलत बात है। जो सीएम को जो अपॉइंट करेगा यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, और आपने बताना जो कौन सी ट्रीटीज हैं वो डील करती है विद द कंजर्वेशन, तो कोरल रीफ, तो भाई रामसर कन्वेंशन भी करती है, साइट्स भी करती है, सीबीडी भी करती है, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी करती है, ठीक है। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर देयर टू कंजर्व कोरल रीफ्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई सेम क्वेश्चन। दराज शिकोह जो शाहजहाँ के सन थे वो अगेंस्ट नहीं थे, वो तो बल्कि पैट्रोन करते थे। औरंगजेब ने विड्रॉ किया था कोर्ट पैटर्न फॉर्म द आर्ट ऑफ पेंटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान, और जो राजस्थान और पहाड़ी स्कूल में जो मेनली पेंटिंग्स में जो थीम्स होते हैं वो मेनली एपिक्स, मिथोलॉजीज और लीजेंड्स एंड लव थीम्स ही होती हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। ऑफिस ऑफ विप के बारे में देखो, ऑफिस ऑफ विप मेंशन इन द पार्लियामेंट स्टेट, तो नहीं भाई नहीं मेंशन किया हुआ है। क्या स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? नहीं। देखो गाइस ऑफिस ऑफ विप मेनली क्या होता है कि विप इशू कर सकते हैं, जो आपकी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी, वो विप इशू कर सकती है कि हाँ आपको यही वोट देनी है, ठीक है, आपने अगेंस्ट नहीं करनी थी, और अगर आपने कर दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। देखो ऑफिस ऑफ विप इज मैंशन नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ हाउस, तो आपको पता होना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी की चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो उसकी अपनी ऑन विप होती है, ठीक है, जो कि वो इशू कर सकती है। देखो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के हमने इकोनॉमी में किया था। देखो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, जब क्या देखो सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ कि यार मैं अपना बिजनेस करूँगी, तो मैंने 10 करोड़ पे ले लिया, लेकिन 10 करोड़ पे तो मैं ना ही चुका पा रही हूँ और ना ही जो मेरा बिजनेस है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इससे क्या है मैं 2 जगह क्या है डिप्रेशन में आ रही हूँ। तो बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द सम कॉर्पोरेट हाउसेज, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब कि साथ के साथ का जो बैलेंस शीट है उसके तो बैंक की तो खराब हो ही रही है क्योंकि मैं उसका लोन नहीं दे पा रही हूँ, साथ में साथ जो मेरी बैलेंस शीट है वो भी खराब हो रही है, ठीक है। तो सी इसका क्या करेक्ट आंसर होता है। विद रेफरेंस टू गोल्ड बेड मीथेन, तो सेम क्वेश्चन किया हुआ है। कोल बेड मीथेन इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया पर कोई प्रूवन रिजर्व नहीं है, अभी हमने कल ही पढ़ा था कि 5th लार्जेस्ट को रिजर्व है हमारे पास। ये एनवायरमेंट इज सेफ और क्लीन फुल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनवील्ड द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी किसने अनवील किया, तो गाइस ये DPIIT ने क्या किया, रिवील किया। ये मेनली क्या करेगा, स्टेट्स को रैंक करेगा, ठीक है, कि किसमें कितना अच्छा वो है, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल हो रहा है। विद रेफरेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिवोल्यूशनरी क्रिएटेड अ वायलेंट मास रिवोल्यूशन थ्रू आउट, देखो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, थ्रू आउट द कंट्री इन्होंने नहीं किया था। इनका जो मेथड था वो कॉपी किया होता है इन्होंने ईरिश और रशियन हील से, ये बात बिल्कुल सही है। वी.डी. सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट की गई थी अभिनव भारत, तो ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो संगराई डांस है वो एसोसिएटेड है। देखो संगराई डांस है वो बिल्कुल बात सही, त्रिपुरा के मोक टाइप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो मेदारम यात्रा है वो इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज साइट में नहीं है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के वो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेज, आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो भाई पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है। सतकोसिया उड़ीसा में है। देखो जो डाम्पा है वो मिजोरम में है, मणिपुर में नहीं है। और द कवल टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म मर्चेंट बैंक, देखो गाइस मर्चेंट बैंक क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं मेनली टू मर्चेंट, ठीक है। तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कौन से क्रैकर्स में, मतलब इन जो नॉर्मल आपके पटाखे होते हैं उसमें कौन से हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, देखो लिथियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, मर्करी सब यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होता है इसमें मेनली मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली क्या ऑल ऑफ द अबव ही इसका क्वेश्चन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैट CM ऑफ द स्टेट, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है। देखो आपको पता है CM को कभी हम इलेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं अपने MPs और MLAs को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है CM को क्या करेंगे, अपने जो MLAs हैं वो खुद क्या करेंगे, चूज़ करेंगे कि हमें किससे करना है। नहीं तो गवर्नर क्या होता है फाइनली क्या करता है, उन्हें अपॉइंट करता है, तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता। ही शी अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है। ही शी अपॉइंट द, देखो नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है, इन केस ऑफ स्टेट में। और नहीं तो वैसे कौन करता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट करता है। ऑन एड एंड एडवाइस पे करता है PM या CM, ठीक है। ही शी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये बात बिल्कुल सही है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। ही शी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सैलरीज, देखो सैलरीज को ये नहीं डिस्कस करते। तो ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो उसमें करेक्ट है।
अब आपने तने रमसार साइट जो कि मोंटेक्स रिकॉर्ड में भी पार्ट है। देखो लोकटक लेक है, कोलेरू नहीं है, सांभर नहीं है, कोलिडो है, भितरकनिका भी नहीं है। तो गाइस पहले मोंटेक्स रिकॉर्ड में मेनली 3 थी, लोकटक लेक, कोलिडो नेशनल पार्क और चिल्का लेक, लेकिन चिल्का लेक को फिर रिमूव कर दिया तो फिलहाल ओनली 2 हैं, दैट इज द लोकटक लेक जो कि मणिपुर में और कोलिडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब है, तो डिसअरेब रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो डिसअरेब क्या इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा एक टेक्निक यूज़ किया गया जो क्या करता है, कैंसर सेल्स को डायरेक्टली क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पार्क इन इंडिया। ये एरिया रिजर्व किया गया फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ, ये बात बिल्कुल सही है। टूरिज्म और ग्रेजिंग इसमें अलाउड है, नहीं भाई नेशनल पार्क तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, नहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती। इसको बाउंड्रीज को आप अल्टर नहीं कर सकते अंडर गोन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो ये अभी हमने पढ़ा था इसको, जो बाउंड्रीज को जो कौन अल्टर कर सकता है, किसकी परमिशन चाहिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। प्रोजेक्ट धूप, देखो प्रोजेक्ट धूप अभी रिसेंटली इससे इनिशिएट की गई है, ये FSSAI और NCERT ने इनिशिएट की है, ताकि क्या है जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। तो एक क्या करेगी, नून टाइम में क्या हो जाएगी, असेंबली हो करेगी, जैसे आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है उसी तरह नून में एक असेंबली हुआ करेगी। तो ओनली जो इसकी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो ए है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वराजेस वर इन द फेवर ऑफ एंटरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हाइल द नो चेंजेस वर अपोज द काउंसिल एंट्री, ये बिल्कुल सही है, प्रो चेंजर और नॉन चेंजर्स में थे। ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन वाले ये स्वराज पार्टी के मेंबर थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको बताने कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई, तो ये बात वरुण एक्सरसाइज, ये बात बिल्कुल सही, इंडिया और फ्रांस के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है, और इंदिरा किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। तो तीनों की दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो इनडायरेक्टली क्या ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज तो गाइस ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लो, ये इट बिकॉज इट रिड्यूसेस द इवापोरेटिव ट्रांसपिरेशन इन लैंड पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अबाउट द पर्टिकुलर वेजिटेशन, पर्टिकुलर वेजिटेशन से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेने हैं। तो जो ये फॉरेस्ट है मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया, तो कोई हैवी रेनफॉल एरिया अब तक समझ गए होंगे कहाँ पे है, वो भी वेस्टर्न घाट्स के, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु में। जो इनके ट्रीज है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 60 मीटर इवन अब तो गाइस अभी भी तो बिल्कुल ही समझ गए होंगे। इनकी जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है वो महागनी, रोजवुड, रबर और किनकोन है, और जो वन हॉर्न रीनो है वो फाउंड होती है असम और वेस्ट बंगाल में। तो गाइस ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन को ही क्या कर रही है, डिपिक्ट कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। Which of the following statement regarding legislative council is correct? Parliament can abolish or create a legislative council if the concerned legislative assembly passes a resolution to that effect with a simple majority. देखो गाइस अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी स्टेट को एबोलिश करना है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, पास करने के लिए, ना कि सिंपल मेजोरिटी से। इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। पार्लियामेंट डिराइव इट, और ये कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, 169 के अंडर होता है। द पार्लियामेंट डिराइव इट्स पावर टू क्रिएट एबोलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 368 में इससे रिगार्डिंग कोई पावर नहीं दी गई है, तो इससे ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये आर्टिकल 169 में है इसका सब कुछ। ठीक है, तो नाइदर 1 नॉट 2 क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अबाउट द ओदिलोमार्जिन, तो भाई ये एक न्यूली डिस्कवर्ड न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है टू फाइट द ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। नहीं पता तो भाई लिख लो, क्योंकि हर एक चीज़ किसी को भी नहीं पता हो सकती। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो ऑल इंडिया किसान सभा है जो पहला सेशन हुआ था वो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती हुई, तो ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने क्या पार्टिसिपेट किया था, नहीं महात्मा गांधी ने पहले सेशन में इनका पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है।